नमस्कार विद्यार्थियों, एक सूचना आपके लिए है और मैंने व्हाट्सएप पर भेज भी दिया आप लोगों को। और उस सूचना के आधार पर तय हो गया कि साहब 070 तो नहीं होगा। वैसे कल परसों सिलेबस आया था, कल एक सूचना और आ चुकी है कि 2020-21 के लिए बोर्ड फॉर्म अप्लाई अपन कर सकते हैं। उसकी डेट आ चुकी है, बोर्ड फॉर्म की डेट आ चुकी है। बोर्ड फॉर्म की डेट आ गई है 30 नवंबर तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब 070 तो नहीं होगा। और आज के पेपर में एक खबर हो रही है, उसमें दिया है कि साहब राज्य सरकार कोचिंग संस्थान स्कूलों खोलने का विचार कर रही है और इसके लिए सुझाव भी मांगे गए हैं, सुझाव मांग रहे हैं। तो देखो यहाँ पर यानी अब अगले महीने में शीघ्र ही बोर्ड क्लास तो ओपन हो जाएगी। दीपावली पहले नहीं तो दीपावली बाद में 100% ओपन हो जाएगी। और आपका सिलेबस आ ही चुका है, सिलेबस को आपने टैली कर लिया होगा। और मेरे हिसाब से आर्ट्स क्लास का सिलेबस थोड़ा ठीक चल रहा है, ऑनलाइन क्लासों में भी चल रहा है। तो आप लोग पढ़ाई जारी रखो। और कल का अपना टॉपिक चल रहा था जातिवाद। अब जातिवाद में कुछ बिंदु अपन ने पढ़ लिए थे कि साहब जाति किसे कहते हैं। अब यहाँ पर अपन इसका एक टॉपिक और बच रहा है जो आज क्लास में लेते हैं, जातिवाद की विशेषताएं, जातिवाद के सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष, यानी दोष और गुण। तो सबसे पहले देखेंगे अपन जातिवाद की विशेषताएं। जातिवाद की विशेषताएं देखेंगे अपन कि साहब भारत का जातिवाद है, उसकी क्या विशेषताएं देखने को मिलती है। तो अगर आप लोगों ने पीछे जातिवाद को पढ़ा होगा तो इसकी विशेषताएं निकाल सकते हो। मैंने आपको पहले बताया था कि साहब आर्ट्स में मान लो, साइंस से मान लो, अगर अर्थ और परिभाषा है आपके पास, सामान्य परिचय उसका है, तो विशेषताएं उसमें से अपन निकाल सकते हैं। जैसे मान लो पहली विशेषता अपन देखें कौन सी आती है कि साहब लोगों की जातिवाद से क्या होता है। पहली विशेषता देखें, जातिवाद से क्या होता है, व्यक्तियों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं या महत्वाकांक्षाएं बढ़ी हैं। व्यक्तियों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ी हैं, व्यक्तियों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ी है। किससे बताओ, जातिवाद से। यानी सीधी सी बात है कि साहब जातीय हितों को मुद्दा लेकर लोग राजनीति करते हैं और जिससे क्या है, लोगों की जो दल है, संगठन है, उनकी महत्वाकांक्षाओं में बढ़ावा मिलता है। कि साहब उनकी महत्वाकांक्षाएं यानी उनकी क्या है, इच्छाएं बढ़ती है और वो अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। किसके आधार पर बताओ, जातिवाद के आधार पर। दूसरी विशेषता अपन देखें क्या है कि साहब अपने देश में शिक्षा को बढ़ावा मिला है, साक्षरता बढ़ी है, शहरीकरण बढ़ा है, औद्योगिकरण बढ़ा है। इतना होते हुए भी जातिवाद समाप्त नहीं हुआ, जातिवाद भी साथ साथ बढ़ रहा है। साक्षरता का विकास हुआ है अपने देश में, शहरीकरण बढ़ा है, औद्योगिकरण बढ़ा है, आधुनिकीकरण बढ़ा है, यानी मॉडर्न जमाने में आ गए अपन। भारतीय जातिवादी व्यवस्था में मॉडर्न जमाना होते हुए भी जातिवाद समाप्त नहीं हुआ है। जातिवाद भी क्या है, एक तरह से बराबर स्टडी में बना हुआ है। आधुनिकता आने के बाद भी क्या जातिवाद कम नहीं हुआ है, इसके बावजूद भी जातिवाद बढ़ा है। ये विशेषता है। अगर देखो आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी साहब, शिक्षा का प्रसार होता है तो कुरीतियाँ समाप्त हो जाती है, गलत रीतियाँ समाप्त हो जाती हैं। तो जातिवाद भी एक तरह से कुरीति के रूप में माना जाता है। लेकिन शिक्षा को बढ़ावा मिला है, शहरीकरण बढ़ावा मिला है, मॉडर्न तरीका आ गया, आधुनिकता आ गई, फिर भी क्या है, जातिवाद समाप्त नहीं हुआ, जातिवाद के साथ साथ में बढ़ा है। एक विशेषता भारतीय जातिवाद की कि जातिवाद को बढ़ावा मिला है। बढ़ावा किस दौर में, जब शिक्षा का प्रसार हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, फिर भी क्या बताओ, जातिवाद को बढ़ावा मिला है, यानी कमजोर नहीं हुआ है जातिवाद। शिक्षा का प्रसार, औद्योगिकरण, शहरीकरण, नवीनीकरण, इसके बावजूद जातिवाद समाप्त नहीं हुआ है। तीसरी विशेषता अपन जातिवाद की देखें कि साहब
क्षेत्र विशेष, देखो क्षेत्र विशेष में कोई जाति विशेष की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बड़ी है और एक तरह से प्रभावशाली और शक्तिशाली होती है, यानी पूरे देश में तो जातिवाद प्रभाव डालता ही है। तीसरी विशेषता देखें कि अपने देश में क्षेत्र विशेष में जातिवाद विशेष प्रबल रहता है। क्षेत्र विशेष में, जगह विशेष में जातिवाद विशेष प्रबल रहता है। जैसे आप लोग भारत के इतिहास में या मान लो राज्य चुनाव में देखते हो कि साहब जैसे बिहार का चुनाव आ गया साहब, तो बिहार के चुनाव में आपको यादव जाति प्रबल मिलेगी। उत्तर प्रदेश का चुनाव उसमें मुस्लिम और यादव का बढ़ावा मिलेगा। तो क्षेत्र विशेष में क्या होता है कि जाति का प्रभाव ज़्यादा और शक्तिशाली होता है। क्षेत्र विशेष में जाति का प्रभाव ज़्यादा शक्तिशाली होता है। चौथा प्रभाव देखिए अपन, यानी चौथा प्रभाव क्या है, विशेषता क्या है, मैंने आपको जाति और राजनीति, जाति और राजनीति, जाति और राजनीति का संबंध है वो परिवर्तनशील है। ये विशेषता है, सदा एक जैसा नहीं है। यानी भारतीय राजनीति में जाति का प्रभाव या जाति और राजनीति का संबंध है वो एक सा नहीं है, यानी सदैव परिवर्तनशील है। ये विशेषता इसकी, यानी जाति पर प्रभाव कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है ना। तो जाति और राजनीति का प्रभाव एक सा नहीं है, संबंध एक सा नहीं है, वो परिवर्तनशील रहता है। और पांचवी विशेषता है, यानी जाति का राजनीतिकरण हो रहा है, साथ साथ में स्थानीय स्तर पर राजनीति का भी जातीयकरण हो रहा है। यानी यहाँ पर देखो, आप लोगों ने अगर 10th क्लास में पहले पॉइंट आया करते थे कि जाति का राजनीतिक प्रभाव और राजनीति का जाति का प्रभाव, तो देखो यहाँ पर पॉइंट क्या देख रहे हैं अपने, जाति के राजनीतिकरण के साथ साथ स्थानीय स्तर पर राजनीति का भी जातीयकरण हो रहा है। यानी देखो विशेषता है पांचवी क्या है, देखो दोनों शब्दों को समझना, जाति का राजनीतिकरण, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि साहब जाति पर राजनीति प्रभाव डाल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जाति पर कौन प्रभाव डाल रहा है बताओ, राजनीति। तो जाति का राजनीतिकरण के साथ साथ राजनीति का जातीकरण, यानी दोनों विशेषताएं भारतीय जातिवाद में। यानी यहां पर इसका सीधे शब्दों में बताएं कि साहब जाति को राजनीति प्रभावित करती है, राजनीति को जाति प्रभावित करती है, दोनों प्रभाव देखने को मिलते हैं। जाति का राजनीतिकरण हो रहा है, साथ साथ में राजनीति का क्या हो रहा है बताओ, जातिकरण। यानी इसका मतलब राजनीति पर जाति प्रभाव डाल रही है, यहाँ पर जाति पर कौन प्रभाव डाल रही है बताओ, राजनीति प्रभाव डाल रही है। दोनों लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ये 5 विशेषताएं जिसको आप देखोगे भारतीय जाति की विशेषताएं हैं। अब यहाँ पर देखो, यानी कोई भी घटना घटती है ना, तो राजनीति में एक चीज पढ़ने को मिलती है, इसका अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, आलोचनात्मक परीक्षण करते हैं, या मान लो कि साहब आपके इसके नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव देखते हैं। किसके बताओ, किसी भी घटना के। मान लो कोई घटना घट रही है, कोई महत्वपूर्ण बिंदु आ रहा है, कोई विचारधारा आ रही है। फर्स्ट बुक में अपन बहुत सारी विचारधाराएं पढ़ेंगे, तो विचारधारा आ रही है या कोई घटना घट रही है, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं, यानी दोष और गुण देखने को मिलते हैं। तो यहां पर अपन जाति के नकारात्मक सकारात्मक प्रभाव देखेंगे। तो पहला देखेंगे सकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। पहले सकारात्मक प्रभाव क्या है, तो सकारात्मक प्रभाव में पहला प्रभाव देखेंगे अपन, कौन सा आएगा। पहला प्रभाव है कि साहब जातिवाद या जाति शब्द है वो व्यक्तियों को एकता के सूत्र में बांधता है, एकता के सूत्र में बांधता है। अगर अपन देखें कि साहब जातिवाद का पहला गुण देखें, तो पहला गुण देखने को मिलेगा, पहला अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा कि साहब लोगों में एकता उत्पन्न करता है। अब जाति के नाम पर व्यक्ति कहीं भी रहने वाला हो, वो क्या एक तरह से जुड़ जाता है, एक हो जाता है, यानी व्यक्तियों को एक करने का कार्य करता है।
यानी यहाँ पर देखो सीधी सी बात है कि साहब एक दूसरे से दूर रहते हुए भी, जैसे भारत मान लो, भारत में 28 राज्य मैंने बताया आपको, 8 केंद्र शासित प्रदेश बताए। जाति विशेष के लोग क्या होते हैं, एक राज्य से अनेक राज्यों में निवास करते हैं। अनेक राज्यों में निवास करते हुए भी क्या है, वो क्या है, एकता के सूत्र में बंधे रहते हैं। किसके आधार पर बताओ, जाति के आधार पर। किसके आधार पर बताओ, जाति। यानी जाति शब्द है वो लोगों में एकता उत्पन्न करता है, उनकी समस्याएं समान होती है, समस्याएं दूर करने के लिए वो एक होते हैं। इस प्रकार से उन दोनों में, उन सभी लोगों में एकता बनी रहती है। यानी यहाँ पर देखो सामाजिक एकरूपता लाने का कार्य करती है, क्या बताओ, जाति लोगों में एकता उत्पन्न करती है। तो पहला सकारात्मक प्रभाव तो ये हो गया। दूसरा सकारात्मक प्रभाव अपन देखें तो क्या होता है, यानी राजनीति में सक्रियता बढ़ाती है। यानी जातिवाद है वो राजनीति में लोगों की सक्रियता यानी भागीदारी को बढ़ावा देती है। जातिवाद है लोगों की सक्रियता और भागीदारी को क्या करती है बताओ, बढ़ावा देती है। यानी जो लोग हैं मान लो राजनीति में नहीं आना चाहते, वो भी जाति के नाम पर उनकी भावनाओं को बढ़ावा मिलता है और वो एक तरह से राजनीति में सक्रिय कार्य करने लग जाते हैं, समाज सेवा के कार्य करने लग जाते हैं। और वो सब कार्य को बढ़ावा देती है कौन बताओ, जातिवाद। थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर आपके जाति से संबंधित कोई व्यक्ति आ गया साहब, जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि साहब कोई भी जाति विशेष का व्यक्ति है, अगर वो आह्वान करता है, कोई बड़ा नेता जाति विशेष का वो आह्वान करता है, तो उस आह्वान पर उस जाति के लोग उमड़ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं साथ। चाहे उनको राजनीति की एबीसीडी भी नहीं आती है, लेकिन वो राजनीति में धीरे धीरे सक्रिय भागीदारी लेने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से राजनीति में सक्रियता या जागरूकता बढ़ावा जातिवाद देता है। तो दूसरा सकारात्मक प्रभाव है। तीसरा देखें अपन, तीसरा देखो क्या है, यानी जो कम संख्या में जातियां हैं, शक्ति विहीन जातियां हैं, उनकी भी भागीदारी बनाता है। किसमें बताओ, राजनीति में। उनको भी मौका मिलने का कार्य करता है। कौन बताओ, जातिवाद। जैसे मान लो कि साहब किसी देश राज्य में कोई जाति की जनसंख्या 2% है, मान लो कोई जाति की जनसंख्या कितनी बताओ, 2% है। अब वो जाति मान लो, वो जाति को तो कोई फायदा ही नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो 2% भी एक होते हैं, और वो एक कौन करता है, जातिवाद, तो बहुसंख्यक जाति वाले हैं वो भी क्या है, उनको महत्व प्रदान करेंगे। अगर 2% जनसंख्या वाले बिखरी व्यवस्था में रहेंगे तो उनको कोई पूछेगा ही नहीं, उनका कोई महत्व नहीं मिलेगा या उनको कोई विकास में भागीदारी प्राप्त नहीं होगी। लेकिन अगर वो भी एक है, और एक किसके आधार पर होता हो, जातिवाद के आधार पर, वो एक है तो उनको भी क्या है, भागीदारी मिलेगी राजनीति में, और उनकी भी सुनने लगेंगे लोग बाग, कहें अपनी भाषा में कि साहब राजनीति में उनकी भी सुनवाई होगी, उनको भी आगे बढ़ने का मौका प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जो शक्ति विहीन जातियां हैं, संख्या में कम जातियां हैं, जनसंख्या जिनकी कम है, उनको भी बढ़ावा मिलता है। किसके कारण बताओ, जातिवाद के कारण। फिर आगे पॉइंट आता है आपका चौथा, यानी यहां पर देखो यानी मैंने कहा था जाति की परिभाषा बताई थी आपको। तो जाति विशेष के लोगों की फिक्स संस्कृति, खान पान, वेशभूषा, रहन सहन और परंपराएं होती हैं। और जातिवादी जो आंदोलन होते हैं, उन जातिवादी आंदोलनों से क्या होता है, उस जाति विशेष की परंपरा, रीति रिवाज और परंपरा संस्कृति से लोग परिचित होते हैं। और दूसरी जातियों को लोग भी उन अगर अच्छी परंपराएं हैं तो उनका अनुसरण करते हैं। तो संस्कृति और सभ्यता को में समरसता लाने का कार्य कौन करती है बताओ, जातियां करती है। यानी सीधी सी बात है कि साहब सांस्कृतिक एकता उत्पन्न करने का कार्य करती है, क्या बताओ, जातियां, जातिवाद। कैसे,
जैसे मान लो कोई जाति विशेष के लोग और उनकी परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, खान पान है, वेशभूषा है, वो जाति विशेष के लोगों में तक सीमित रहते हैं। लेकिन अगर जातिवाद जैसा मुद्दा उठता है, जातिवाद जैसी परंपराएं उठती है, मान लो आंदोलन होते हैं, तो जाति विशेष की परंपराएं, रीति रिवाज समाज के सामने आते हैं, और समाज के सामने आते हैं तो अन्य जातियों के लोग उनका अनुसरण करने लग जाते हैं। अगर अच्छी परंपराएं हैं तो अनुसरण करते हैं, तो अन्य समाजों में और अन्य जातियों में वो सांस्कृतिक एकता उत्पन्न होने का कार्य होता है। अगर किसी जाति विशेष की परंपरा संस्कृति को दूसरी जाति विशेष के लोग अपनाते हैं तो दोनों जातियों में सांस्कृतिक एकता उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार सांस्कृतिक एकता उत्पन्न करने का कार्य भी करते हैं कौन, बताओ, जातिवाद। फिर पांचवा देखो आगे आ रहा है, यानी सीधी सी बात है, जातिवाद क्या करता है राजनीति में, देखो जाति की राजनीति में जातियों को पद सोपानीय संबंधों को तोड़ देता है, पद सोपानीय संबंधों को तोड़ देता है। पद सोपानीय संबंधों का मतलब ये होता है कि मान लो पहले के जमाने में क्या था, फिक्स जातियों को ही क्या है फिक्स पद प्राप्त होते थे, या मान लो उनको फिक्स कार्य के लिए अनुकूल माना जाता था। पद सोपान क्रम, यानी पहले जैसे आपने पढ़ा होगा कि साहब क्षत्रिय था वो राजकार्य करेगा, ब्राह्मण था वो क्या एक तरह से शिक्षा का कार्य करेगा, वैश्य थे वो खेती का व्यापार का कार्य करेंगे, शूद्र है वो क्या है सेवा का कार्य करेंगे, फिक्स थे। लेकिन आजकल क्या है, ये जातिवादी आंदोलनों से क्या हुआ है कि सभी जातियों को बराबर का मौका मिल रहा है, और बराबर का मौका मिल रहा है तो पद सोपानीय क्रम की परंपरा थी, या मान लो जो जटिलता थी वो जटिलता धीरे धीरे समाप्त हो रही है। जैसे आपको KR नारायणन थे साहब, अपने देश के राष्ट्रपति बने, याद होगा आपको, 1997 से 2002 तक राष्ट्रपति थे वो। अब एक अछूत व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया साहब, शूद्र समझा जाता था वो राष्ट्रपति बन गया साहब, पहले के आंकड़ों के हिसाब से। तो ये सब एक तरह से बराबर का मौका मिला सभी जातियों को, तब संभव हो पाया। यानी अपन कहेंगे पद सोपानीय क्रम, यानी फिक्स जातियों के लिए जो पद फिक्स थे वो पद अब नहीं है, सभी व्यक्तियों के लिए सभी पद प्राप्त होने लग गए। पद सोपानीय क्रम है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। किसके कारण बताओ, जातिवाद के कारण। सभी जातियों के लोग अपने अधिकारों की मांग करते हैं तो बराबर का मौका सभी जातियों को मिलता है, तो पद सोपानीय क्रम वो समाप्त हो जाता है। और आखिरी पॉइंट है आपका, यानी यहाँ पर देखो यानी यहाँ पर देखो कि जातिगत विभेदीकरण के चलते भारत में कोई भी धार्मिक समुदाय एकीकृत बहुसंख्यक समुदाय नहीं बन पाया है। तो देखो यहाँ पर, यानी कोई भी समुदाय या धर्म विशेष के लोग एक तरह से एक फिक्स समुदाय नहीं बन पाए हैं। जिससे क्या है कि साहब जैसे मान लो एक हिंदू धर्म ही है साहब बहुसंख्यक के बाद में, अब हिंदू धर्म में जातिवाद हो गया, जिस कारण हिंदू धर्म में एकता नहीं उत्पन्न हो पाई, और एकता उत्पन्न नहीं होने के कारण क्या हुआ कि साहब बहुसंख्यक होते हुए भी हिंदू क्या है भारत में शोषण नहीं कर सकते, क्यों, उनमें आंतरिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जातिवाद, वो आंतरिक विभिन्नता किसने उत्पन्न की बताओ, जातिवाद ने उत्पन्न की। और उससे क्या है, जैसे मान लो आपने अफ्रीका में पढ़ा होगा ऐसा गोरे काले का भेदभाव था, गोरे लोग शोषण करते थे किसका बताओ, काले लोगों का, ऐश्वेत लोगों। तो वहां पर गोरों में अगर जातिवाद होता तो वो शोषण नहीं कर पाते, उनमें एकता भंग हो जाती है। तो इस प्रकार अल्पसंख्यक बहुसंख्यक में क्या होता है, बहुसंख्यक संख्या जिसकी है और वो जातिवाद उसमें है तो वो अल्पसंख्यक का शोषण नहीं कर पाते हैं। तो ये 5-6 विशेषताएं देखिए, सकारात्मक प्रभाव देखे किसके बताओ, जातिवाद के। अब देखेंगे अपन नकारात्मक प्रभाव। जातिवाद के अपन नकारात्मक प्रभाव देखेंगे। ये अपन ने सकारात्मक प्रभाव देखे, अब देखें नकारात्मक प्रभाव। तो नकारात्मक प्रभाव में आपको पहला पॉइंट बता रहा हूं आपको, नकारात्मक प्रभाव का मतलब होता है नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ते हैं या गलत प्रभाव क्या पड़ते हैं। तो सबसे पहला जो गलत प्रभाव है वो आता है बंधुत्व और एकता को खतरा। यानी
भारतीय परंपरा रही वसुधैव कुटुंबकम, यानी यहां पर देखो सीधी सी बात है, आपसी भाईचारे और राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है। क्या बताओ? जातिवाद। लोगों को एक होने से रोकता है। क्या बताओ? जातिवाद। यानी मैंने सकारात्मक प्रभाव दिया साहब, विभिन्न लोगों को एक जगह जोड़ता है, लेकिन वो जाति विशेष के लोगों को जोड़ता है, लेकिन विभिन्न जातियों में वैमनस्य उत्पन्न करता है, उनकी एकता भंग होती है और भाईचारे की भावना है उसको खतरा उत्पन्न होता है। किसके कारण बताओ? जातिवाद के कारण। यानी सीधी सी बात है, संघर्ष और तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है विभिन्न जातियों में जातिवाद के कारण। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए सोचो, अब राजस्थान में गुर्जर आंदोलन चला था, उदाहरण बता रहा हूँ, और चल रहा है अभी, उसको पटाखे निवास लगभग हो गया उसको एसबीसी में आरक्षण देने के बाद। लेकिन गुर्जर आंदोलन ने क्या की, शुरुआत में मांग क्या थी? गुर्जर थे ओबीसी में, मान लो किस में थे बताओ? ओबीसी में। उनकी मांग थी कि हमें एसटी में शामिल किया जाए। किस में शामिल किया जाए बताओ? एसटी में। अब जब उन्होंने एसटी में शामिल होने की मांग की तो एसटी की जो जातियां हैं उन्होंने मुखर होकर विरोध किया साहब। एसटी जिसको शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, अनुसूचित जनजातियां। तो जब गुर्जर ओबीसी में थे, राज साहब हमको ओबीसी में बराबर का मौका नहीं मिल रहा, इसलिए हमें क्या एसटी में शामिल किया जाए। अब ऐसी मांग की तो इससे क्या हुआ कि साहब जो एसटी में जो मीणा भील ग्रासियां हैं उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया साहब। तो मीणा और गुर्जर में वैमनस्य उत्पन्न कर दिया जातिवाद ने। जो मिलजुल कर रहते थे, एकता में रहते थे, मान लो वैरभाव नहीं था मीणा और गुर्जर जाति में, उस जातिवाद ने दोनों में वैरभाव उत्पन्न कर दिया साहब, मनमुटाव उत्पन्न कर दिया, भाईचारे को तोड़ दिया। तो ऐसे जातिवाद है वो बंधुत्व और एकता को तोड़ता है। और फिर बाद में राजस्थान सरकार ने इसका बीच का रास्ता निकाला और उन्हें एक अलग ही कैटेगरी बना दी, एसबीसी। और इसमें लगभग 5% आरक्षण देने का प्लान चल रहा है, लगभग हो गया फाइनल। तो इस प्रकार देखो यहाँ पर ये बीच का रास्ता निकाल लिया। अगर मान लो ये एसटी में शामिल करने का निर्णय होता तो फिर मीणा तो गुर्जर तो मान लो शांत हो जाते, लेकिन मीणा सड़कों पर उतर आते हैं, जम के वैरभाव उत्पन्न होता। तो जातियों में एकता और बंधुत्व को खतरा उत्पन्न करती है। क्या बताओ? जातिवाद। फिर आता देखो आगे दूसरा, शांति भंग होती है समाज की, मान लो देश की मांग लो, शांति का वातावरण भंग होता है, उपद्रव और आंदोलन चलते हैं और शांत वातावरण उसमें व्यवधान उत्पन्न होता है। और शांति भंग होती है तो क्या होता है कि साहब विकास में बाधा उत्पन्न होती है। यानी जातिवाद अगर उग्र हो जाता है, जातिवाद उग्र हो जाता है तो सामाजिक और राजनीतिक शांति भंग हो जाती है। और सामाजिक और राजनीतिक भंग होती है तो वो क्या है, देश के विकास के लिए, आम जनता के लिए भले में नहीं होता साहब, उसके लिए नकारात्मक इफेक्ट डालता है जब जातिवाद उग्र होता है। जैसे थोड़ी देर के लिए सोचो साहब, गुर्जर आंदोलन में ट्रेनें रोक दी साहब, महीनों तक ट्रेनें नहीं चली साहब, उससे क्या हुआ, आदान प्रदान रुका, लोगों के जीवन शैली में व्यवधान उत्पन्न हुआ, स्ट्राइकें चलती हैं, आंदोलन चलते हैं, उससे जीवन शैली में व्यवधान उत्पन्न होता है, शांति भंग होती है। तो दूसरा इफेक्ट है शांति भंग होना। तीसरा इफेक्ट देखो, तीसरा इफेक्ट देखो, जातिवाद से क्या होता है, मैंने बताया था जाति क्या इफेक्ट डालती है, वोट मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है, पीछे बताया था मैंने आपको, मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है। तो योग्य व्यक्ति है, योग्य व्यक्ति है वो चुनकर नहीं आते हैं। जातिवाद विकेट डालते हैं साहब, 5 पास को मुख्यमंत्री बना देती है, जिसको ढंग से बोलना नहीं आता वो मंत्री जी बन जाते हैं। और चुनाव में जो पीएचडी होल्डर होते हैं, योग्य व्यक्ति हैं, वो चुनाव हार जाते हैं। थोड़ी देर सोचे से आमेर निर्वाचन क्षेत्र है साहब, अब इसमें 10 उम्मीदवार खड़े हो गए साहब, अब एक उम्मीदवार है
वो 5वीं पास है, मान लो उसको उतनी क्षमता नहीं है, लेकिन उस उम्मीदवार का इस क्षेत्र में मान लो जातिगत बाहुल्य है और जातिगत बाहुल्य का आधार पर वो चुनाव जीतकर चला गया साहब, और बाकी 9 में 2, 4, 5 तो बिल्कुल परफेक्ट व्यक्ति थे, योग्य व्यक्ति थे, वो चुनकर नहीं जाते हैं और उससे देश को नुकसान होता है। योग्य व्यक्ति चुनकर नहीं जाते हैं, क्यों? किसके आधार पर? बताओ, जाति के आधार पर। जाति के नाम पर किसी को भी, जैसे अपने एक आड़ू में कहा तो मूसल को रूखी बांधते साहब, मूसल को राखी बांध दी साहब। मूसल का मतलब है अयोग्य व्यक्ति चुना गया साहब। आप चुनाव होते हैं तब कभी कभी कहावत चलती है मूसल को राखी बांध दी साहब। इसका मतलब क्या हुआ कि साहब योग्य नहीं था, चुनाव जीत कर चला गया साहब। तो वो किसके कारण होता है? वो जातिवाद के कारण होता है। किस कारण होता है? जातिवाद। चौथा कारण देखें अपन, चौथा नकारात्मक प्रभाव देखें अपन। यानी यहां पर देखो, जातिवाद भावना से क्या होता है? नागरिकों में देशभक्ति की भावना कम होती है, देशभक्ति की भावना को कुंठाराघात होता है, मान लो उसके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है। कैसे बताओ? देशभक्ति की भावना, देशभक्ति भावना पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो, लोग जातीय बातों को प्राथमिकता देने लग जाते हैं, जाति को फर्स्ट प्रायोरिटी में ले लेते हैं। जैसे देशभक्ति की भावना, देश की एकता को खतरा उत्पन्न होता है। फिर अगर 5वां कारण प्रभाव देखें अपन, बिल्कुल सिंपल से पॉइंट पढ़कर आप उसका वर्णन कर सकते हो। 5वां इफेक्ट देखें किसका? जाति का। तो देखो यहां पर, यानी मैंने बताया था आपको, उसमें आएगा राजनीतिक दलों का निर्माण ही किसके आधार पर होने लग जाता है? बताओ, जाति के आधार पर। और जाति के आधार पर राजनीतिक दल बनने लग जाते हैं तो देश के लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। क्यों? क्योंकि वो दल बने, वो दल देश की बात न करके जाति की बात करेंगे, पूरे क्षेत्र की बात न करके क्षेत्र विशेष की बात करेंगे, तो देश के लोकतंत्र के लिए, स्वतंत्रता के लिए हानिकारक है। जब राजनीतिक दलों का निर्माण किसके आधार पर हो जाता है? बताओ, जाति के आधार पर। फिर 6वां इफेक्ट डालें अपन, देखें अपन, तो वो देखेंगे, यानी यहां पर देखो, जातिवाद एक राजनीतिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती है। रूढ़िवादिता का मतलब क्या होता है? पुरानी गलत परंपराएं रूढ़िवादिता होती है, और जातिवाद है वो पुरानी रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता है। जैसे नई सोच, वैज्ञानिक सोच, उसको विपरीत प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्यों? जाति के आधार पर लोग चुनाव जीत कर जाएंगे, जाति के आधार पर दल बन जाएंगे, तो क्या होगा? वो क्या है, जाति विशेष की बात ही करेंगे और जाति की परंपराओं को बढ़ावा देने का कार्य करेंगे। नई बातों एक्सेप्ट नहीं कर पाते व्यक्ति, नई वैज्ञानिक सोच को एक्सेप्ट या स्वीकार नहीं कर पाते हैं, तो ये भी दुष्प्रभाव है। 7वां प्रभाव देखें अपन, यानी यहां पर देखो, अल्पसंख्यक और कम संख्या में लोग हैं, उनके मन में एक तरह से हीन भावना उत्पन्न होती है। क्यों? उनके मन में सोच होता है कि अगर हम भी ज्यादा संख्या में होते तो आंदोलन करते, अपनी बात मनवाते, तो वो उनके मन में क्या है? हीन भावना उत्पन्न होती है। फिर 8वां प्रभाव देखें अपन, कभी कभी क्या है, जातिगत आंदोलन वो हिंसक रूप ले लेते हैं। कभी कभी जातिगत आंदोलन क्या करते हैं? बताओ, हिंसक रूप ले लेते हैं, और हिंसक रूप आर्थिक जनधन की हानि तक पहुंच जाता है। आर्थिक नुकसान तो करता ही है, साथ साथ में क्या है, जनहानि भी होने की संभावना बनी रहती है। जैसे आप लोग कभी कभी अखबारों में पढ़ते हो कि साहब गोलीबारी हो गई, इसमें क्या है, 2 व्यक्ति खत्म हो गए, 3 व्यक्ति खत्म हो गए। अभी कभी कभी सुनते हो कि साहब सैकड़ों गाड़ियों को जला दिया गया, दुकानों को जला दिया गया। तो हिंसक जो आंदोलन हो जाता है वो आर्थिक और जनधन दोनों हानि पहुंचाने का कार्य करता है। फिर आगे देखें अपन 10वां, यानी सीधी सी बात है, जातिवाद जो लोकतंत्र की मूल भावना है, लोकतंत्रीय भावना उसके खिलाफ है। लोकतंत्र का मतलब होता है सभी लोगों को बराबर का दर्जा मिले, और जातिवाद मूल लोकतंत्रीय भावना के खिलाफ ही है। क्यों? क्यों? ये जाति विशेष को लेकर चलते हैं।
और जाति विशेष को लेकर चलने से लोकतंत्र के जो मूल भावना है कौन सी, समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता। समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता जो मूल आधार है किसके बताओ, लोकतंत्र के, उसके विरुद्ध है। और लास्ट आता है अपने कि वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा मिलता है। वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा मिलता है कैसे कि साहब राजनीतिक दल भी क्या करते हैं, बहुसंख्यक जातियों को प्रोत्साहन देने का कार्य करते हैं। वोट बैंक की राजनीति यानी जहां पे वोट का बैंक है उसका कार्य करो, बाकी की तरफ देखना बंद कर दो, उससे देश का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। वोट बैंक की राजनीति, वोट बैंक, बैंक का मतलब होता है जहां पे पैसों का ढेर होता है, बैंक कहते हैं उसको। और वोट बैंक का मतलब क्या हुआ, जहां पे वोटों का ढेर हो। और वोटों का ढेर कहाँ होगा, जहां बहुसंख्यक जातियां होंगी। और बहुसंख्यक जातियों की तरफ राजनीतिक दल और सरकारें देखने लग जाती है और उनके हित में कार्य करने लग जाते हैं। जैसे अभी एक छोटा सा उदाहरण बताऊं, यूपी में लगभग 22% यादव है, 20-22% मुसलमान हैं। कितने हो गए, 44%। कितने हो गए, 44%। तो राजनीतिक पार्टियां क्या करती है, इन दोनों को खुश करने का कार्य करती हैं। और इन दोनों को खुश कर दिया तो साफ सरकार बन जाएगी। और उस राजनीति में यही चलता रहता है, बहुसंख्यक को खुश करना है, वोट बैंक की राजनीति है। जहां पे जिसका वोट ज्यादा है उसको खुश कर दो साहब, तो उससे सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से आपके आज के क्लास में यहाँ पर कंप्लीट है, जिसको अपन जातिवाद कहेंगे। निष्कर्ष रूप में अपन देख लेना, इसको रीडिंग करना है एक बार। तो अपन ने कल और आज की क्लास में देखा है कि साहब किस प्रकार से किसे अपन जातिवाद कहते हैं, जातिवाद के अपन ने प्रभाव देखे, जातिवाद का नकारात्मक पक्ष देखा, विशेषताएं देखी, सकारात्मक पक्ष देखा। सही है ना। अब अगला टॉपिक इस पार्ट का है सांप्रदायिकता, जो अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।